ठीक है। देखो अब मैं ध्वनि तरंग के बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा, ठीक है। ध्वनि तरंग में भी इस तरह की समतल प्रगामी तरंग बन सकती है, तो उसमें किस तरह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनेंगे, संपीड़न और विरलन, उसकी बात करूंगा। और फिर हम आगे चर्चा करेंगे तरंग की ऊर्जा की, ठीक। तो सबसे पहली बात, ध्वनि तरंग जो है वो किस तरह की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है, और अनुदैर्घ्य तरंग होने के कारण उसमें कणों की गति कैसे होगी? अगर कण इस दिशा में गति कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, अगर तरंग इस दिशा में गति कर रही है तो कण भी उसी दिशा में गति करेंगे, और उनकी गति एक समान नहीं है, एक आगे जा रहा है तो एक पीछे जा रहा है। तो इस कारण से क्या होगा, कभी वो पास में आएंगे, कभी दूर जाएंगे। जब वो पास में आएंगे तो संपीड़न होगा, और जब दूर जाएंगे तो विरलन होगा, ठीक है। तो वो स्थिति कैसे होगी उसको, उसकी बात मैं अभी करूंगा, ठीक। तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक। अच्छा, एक और चीज, जब वो पास में आएंगे और दूर जाएंगे तो इस कारण से वहां के घनत्व और दबाव में भी फर्क पड़ेगा, जिसको हम संपीड़न कहते हैं। वास्तव में वहां का घनत्व बढ़ जाता है और वहां दबाव भी बढ़ जाता है, और जब वो दूर जाएंगे तो उस केस में घनत्व और दबाव दोनों ही कम हो जाएंगे। तो अब हम आगे इस तरह से समझेंगे कि अगर कोई अनुदैर्घ्य तरंग या ध्वनि तरंग गति कर रही है माध्यम में, तो वहां का दबाव किस तरह से बदलेगा। पहले मैं दबाव के बदलाव के समीकरण को लिखूंगा, और उसके बाद में फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो दबाव का बदलाव किस तरह से होगा वो देखें हम। तो समझना, किसी माध्यम में ध्वनि तरंग चल रही है, ध्वनि तरंग इस दिशा में जा रही है, ठीक है। और अगर ध्वनि तरंग बनेगी तो उस तरंग का कुछ ना कुछ फलन होगा, कुछ ना कुछ समीकरण होगा, ठीक है। उसका समीकरण मैं बना रहा हूं, y बराबर f ऑफ x, ठीक है। या अगर मैं इसको प्रगामी तरंग के रूप में समझता हूं तो ये कितना होना चाहिए, y बराबर f ऑफ x, हाँ, प्लस और माइनस vt। x माइनस vt मतलब इस दिशा में प्लस x, और x प्लस vt मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये ध्वनि तरंग हमने बनाई है और ये माध्यम में चल रही है, ठीक है। ये विस्थापन का समीकरण है किसी भी कण का, उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन का समीकरण, ठीक। अब समझना है इस चीज को, मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, ध्वनि इस दिशा में जा रही है, ठीक है। तो जिस दिशा में ध्वनि जा रही है, इस दिशा में मैं इस तरह से एयर पॉकेट को कंसीडर कर रहा हूं, हवा का इतना हिस्सा जो है उसको कंसीडर कर रहा हूं, उसी हवा में ध्वनि प्रवाह कर रही है, ठीक है। तो वहां जो हवा है उसमें किस तरह का बदलाव आएगा उसकी बात करूंगा मैं, ठीक, समझना। तो अभी मैं दो प्लेन ले रहा हूं, ये प्लेन x दूरी पर और ये है x प्लस dx। तो वास्तव में जब ध्वनि इस तरह से प्रसारित होगी तो यहाँ के कण के जो प्लेन के सारे कण होंगे वो इस तरह से गति करेंगे, ऐसे यहाँ के भी सारे कण इस तरह से गति करेंगे, समझ रहे हो ना। तो इस दिशा में तरंग जा रही है, ध्वनि तरंग, तो ये सारे कण इस तरह से दोलन करेंगे अनुदैर्घ्य तरंग के कारण, इसी दिशा में उनका विस्थापन होगा। अब समझो, ये किसी t समय, ये जो हमने बनाया प्लेन, ये तो उनकी माध्य स्थिति को दर्शा रहा है कणों की, x है इन कणों की माध्य स्थिति और इन कणों की माध्य स्थिति है x प्लस dx, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा एयर पॉकेट कंसिडर कर रहा हूं, मतलब इसका कुछ एरिया भी होगा, इधर एरिया होगा, इतने
एक क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं मैं, एक ब्लॉक की बात कर रहा हूं एयर की, समझ रहे ना। ये दो प्लेन है, हवा इस तरह से, तरंग इस दिशा में जा रही, ये दो प्लेन, नीचे बेस होगा ऊपर होगा, एक ब्लॉक हो गया। ब्लॉक के अंदर जो हवा है उसमें जिस तरह का बदलाव आएगा उसकी बात करूंगा मैं, ठीक। तो समझना इस चीज को। ध्वनि तरंग जब इसमें चलेगी तो कण का विस्थापन होगा। जो x बिंदु पर कण थे उनका विस्थापन मैंने y मान लिया, तो y से विस्थापन हो गया उनका। विस्थापन होने के कारण ये उनकी नई स्थिति हो गई, लगातार इस तरह से गति चल रही है तो y से विस्थापित हो गए। ऐसे इसका जो विस्थापन है ये y नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फलन नहीं है। जैसे y बराबर a sin k x ले लिया मैंने, तो x बदलने के साथ y का मान भी बदलेगा, तो यहां पर y का मान कुछ और होगा, उसको मैं y प्लस dy ले रहा हूं उसके विस्थापन को। तो अब ये नई स्थिति आ गई। अब समझना, शुरू में हवा इस पॉकेट में थी, अब वो इस पॉकेट में चलेगी, समझ रहे हो ना। जो ब्लॉक था हवा का वो आगे खिसक गया, तो ये पीछे वाली दीवार भी खिसक गई और आगे वाली दीवार भी खिसक गई। अब नई स्थिति बन गई। दोनों का विस्थापन समान न होने के कारण आयतन में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो जो हवा है उसका आयतन परिवर्तित होगा, और अगर आयतन परिवर्तित होता है तो वहां के दबाव में भी परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। आयतन अगर बढ़ता है तो दबाव कम हो जाएगा, आयतन कम होता है तो दबाव बढ़ेगा, ठीक है। तो दबाव में भी परिवर्तन आ जाएगा। अब समझना आप लॉजिक को। आयतन शुरुआत में कितना था और उसमें परिवर्तन कितना है वो मैं दिखाऊं। तो शुरुआत में जो आयतन था वो था, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी ब्लॉक की, ये x और ये x प्लस डी एक्स, तो लेंथ हो जाएगी dx, और इसका एरिया a ले लिया। तो जो ब्लॉक हमने एयर का कंसिडर किया उसका आयतन हो गया a dx, समझ रहे हो। ये सफेद वाला dx लंबाई और a एरिया उसका, और आयतन में बदलाव कितना आया है तो आप समझ सकते हो इस ब्लॉक की लंबाई dy से बढ़ गई है, ये y से खिसका और ये y प्लस dy से खिसका, तो dy से लंबाई बदल गई, तो dy गुणा a ये हो जाएगा आयतन में परिवर्तन, ठीक है। अब हम जानते हैं प्रत्यास्थता में हम पढ़ते हैं बल्क मॉडुलस, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। हवा को या गैस को जब आप दबाओगे या किसी भी मटेरियल को दबाओगे तो दबाव बढ़ाने पर उसका आयतन कम हो जाएगा। तो आयतन में परिवर्तन और दबाव में परिवर्तन का एक सूत्र है, संबंध है, जिसको हम बल्क मॉडुलस से आयतन प्रत्यास्थता गुणांक से परिभाषित करते हैं। तो B बराबर होता है दबाव में बदलाव अपॉन आयतन में फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है। दबाव में जो बदलाव होगा डेल पी ऊपर लिखा मैंने, बटा आयतन में जो फ्रैक्शनल चेंज है उसका जो अनुपात है वो बल्क मॉडुलस बी के बराबर होता है, ठीक। अब यहां पर हम मान रख देंगे इसका, ये हो गया डीपी, और इधर क्या हो जाएगा अपॉन माइनस डीवी बाय वी, डी और वी का अनुपात लो तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। लेकिन किसी टी समय पर हम देख रहे हैं, समय के साथ ये लगातार बदलाव हो रहा है, तो मैं इसको माइनस डेल वाई बाय डेल एक्स लिख देता हूं। डी वाई बाय डी एक्स नहीं होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि किसी भी स्थान पर जो दबाव में परिवर्तन होगा वो होगा माइनस बी डेल वाई बाय डेल एक्स के बराबर, ठीक है। हर स्थान पर जो दबाव है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, इसको हम डेल लिख लें। जो दबाव में परिवर्तन होगा किसी भी स्थान पर वो माइनस बी डेल वाई बाय डेल एक्स के बराबर होगा, ठीक है। और डेल वाई बाय डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y और x के ग्राफ में ये स्लोप को दर्शाता है,
जो ढलान होगी उसको दर्शा रहे। ठीक, तो जब भी किसी माध्यम में ध्वनि तरंग प्रवाहित होगी उस माध्यम में दबाव में बदलाव आएगा, और दबाव में जो बदलाव आएगा उसको हमने परिभाषित कर दिया। अब समझना, जो ध्वनि तरंग है उसको एक समतल प्रगामी तरंग के रूप में हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, उसका सूत्र है y बराबर a sin kx माइनस ओमेगा टी। तो विस्थापन समय के साथ कैसे बदलेगा, ये उसका सूत्र है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब भी विस्थापन बदलेगा, कण गति करेंगे तो वहां पे दबाव भी बदलेगा। तो दबाव में बदलाव का सूत्र है हमारे पास, किसी भी स्थान पर जो दबाव में बदलाव होगा वो होगा माइनस बी डेल वाई बाय डेल एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के सापेक्ष में, तो डेल पी हो जाएगा माइनस बी के ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यह इसको मैं लिखूं डेल पी बराबर माइनस डेल पी एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर ध्वनि तरंग जाएगी तो दबाव में अधिकतम जो बदलाव होगा, जिसको दाब आयाम भी कहा जा सकता है, प्रेशर एम्पलीट्यूड, वो हो जाएगा बी के ए। बी क्या है, बी उस माध्यम का मतलब पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, के जो है वो तो वेव नंबर है, तरंग संख्या, और ए जो है वो विस्थापन का आयाम। दबाव में परिवर्तन जो होगा अधिकतम, वो उसको हम निकाल सकते हैं। देखो, हम ग्राफ से समझेंगे कि किस तरह से ध्वनि तरंग के बनने पर माध्यम में संपीड़न और विलयन की स्थिति बनेगी। ठीक है, इस तरफ मैं दर्शा रहा हूं y और x का ग्राफ, और नीचे दर्शा रहा हूं डेल p, मतलब जो दबाव में बदलाव आएगा उसमें, और x का ग्राफ। ध्वनि तरंग का समीकरण a sin kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और दबाव में बदलाव का समीकरण माइनस डेल पी एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। पहले मैं विस्थापन की बात कर रहा हूं, t इक्वल टू 0 पर ग्राफ बना रहा हूं दोनों के लिए। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर किस तरह का ग्राफ होगा, t इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू ए साइन के एक्स, साइन थीटा का ग्राफ होगा। ठीक है, दबाव में बदलाव के ग्राफ को भी हम बनाएंगे थोड़ी देर से। पहले हम समझ लें यहां पर हो क्या रहा है। तरंग किस दिशा में चल रही है, तो तरंग इस दिशा में जा रही है। तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, इसलिए कणों का दोलन भी इसी दिशा में होगा। तो सारे कण इस तरह से दोलन कर रहे हैं अपनी जगह। एक्स उनकी माध्य स्थिति है। अब ध्यान से समझना,
जब ये तरंग चलेगी तो कण अपनी माध्य स्थिति के अबाउट ऑसिलेट करेंगे, दोलन करेंगे। तो मैं अलग अलग बिंदुओं को ले रहा हूं, ठीक। ये जो है बिंदु ए, इसकी बात करूंगा मैं। बिंदु बी जो यहां पर है बिंदु, यहां के बिंदु को मैं सी कह रहा हूं, ठीक। और यहां पर जो है वो डी। इन 4 बिंदुओं की बात करता हूं, इनकी गति किस तरह से होगी वो हम देखें। तो बिंदु ए की बात करूं, ये उसकी माध्य स्थिति है और विस्थापन भी इस समय उसका 0 है, मतलब बिंदु अपनी जगह पर ही, ठीक। अब ध्यान से समझना, दोलन इसका ऐसा होगा, तो दोलन को मैं y से, विस्थापन को y से निरूपित कर रहा हूं। अगर इस तरफ विस्थापित होंगे तो धनात्मक विस्थापन होगा, इस तरफ ऋणात्मक विस्थापन, ठीक है, ये मैं मान रहा हूं। तो इस केस में ये है प्लस y और ये माइनस। ध्यान से समझना, इसके पास वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी बात करें, ए के पास वाले पार्टिकल, राइट में और लेफ्ट में, इन 2 पार्टिकल की बात कर रहा हूं, राइट और लेफ्ट। राइट वाला जो पार्टिकल है ये उसकी माध्य स्थिति है, लेकिन अभी इसका विस्थापन ऋणात्मक है या धनात्मक है? राइट वाले का ऋणात्मक, ये ऋणात्मक होता है नीचे, ठीक है। इसका जो विस्थापन है ये ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब किधर जाएगा, ये पीछे की तरफ या आगे की तरफ? पीछे की तरफ। तो ये उसकी वास्तविक स्थिति है, ऋणात्मक विस्थापन के कारण इस तरफ गति हो रही है इसकी, ठीक है। तो ये इस तरफ आ रहा है। ऐसे लेफ्ट वाले पार्टिकल की बात करें, इसका विस्थापन इस वक्त धनात्मक है। धनात्मक है मतलब ये आगे की तरफ जाएगा। तो सीधी सी बात हो गई कि जो बिंदु ए है उसके आसपास कण किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। देखो, शुरुआत में ये वो ऐसे थे जब सब माध्य स्थिति पर है, जैसे ही तरंग जाएगी बिंदु ए तो अपनी जगह पर है, उसके पास वाले पार्टिकल उसके पास आ रहे हैं। तो पास आ रहे हैं तो वहां पर दबाव बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, मतलब वहां संपीड़न बनना चाहिए। कण की स्थिति तो ये है लेकिन वो इस तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों तरफ से उसकी तरफ पास आ रहे हैं, इसलिए दबाव बढ़ेगा। मैं बात करूं बी की, तो जो बी है उसका विस्थापन ऋणात्मक है, तो वो अपनी जगह से विस्थापित हो गया। मैं इसको थोड़ा नीचे बता देता हूं, इस तरफ विस्थापन हो गया। अब बी के पास वाले पार्टिकल की बात करें, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट वाले का विस्थापन भी ऋणात्मक है और राइट का भी विस्थापन ऋणात्मक है। तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के पार्टिकल विस्थापित हो गए, लगभग समान विस्थापन है। तो पहले वो कण ऐसे थे और अब ऋणात्मक दिशा में विस्थापन हो गया, मतलब वो किधर चले गए? इस तरफ, इस तरफ आ गए, मतलब ऐसे हो गए। पहले ऐसे थे, अब इस तरफ आ गए। क्या उनके बीच की दूरी बढ़ी या कम हुई? क्या उनके बीच की दूरी कम हुई या बढ़ी? पहले भी वो उसी जगह पर थे, इसका जितना विस्थापन हुआ उसका भी इतना ही हो गया, सबका विस्थापन समान है, तो उनके बीच की दूरी समान रहेगी, मतलब वहां पर दबाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बी बिंदु पर दबाव वैसा का वैसा ही रहेगा, ओरिजिनल। सी की बात करें तो सी पर क्या हो रहा है? सी अपने माध्य स्थिति पर ही। राइट वाले कण की बात करें, विस्थापन धनात्मक, धनात्मक का मतलब इस तरफ जाएगा कण, और लेफ्ट वाला जो कण है इसका विस्थापन ऋणात्मक है, मतलब इस तरफ जाएगा। तो यहाँ के कण एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो दूर जाने के कारण क्या होगा? यहाँ का दबाव कम हो जाएगा, विगलन बनेगा यहाँ। ऐसे मैं डी की बात करूं तो आप देख सकते हो डी में डी का विस्थापन धनात्मक, पास वाले पार्टिकल का भी धनात्मक, लेफ्ट और राइट दोनों का धनात्मक उतना ही होगा, तो वहां पर दबाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए पर संपीड़न बनेगा, बी नॉर्मल प्रेशर रहेगा, सी पर विगलन बनेगा, डी पे भी नॉर्मल प्रेशर रहेगा, ठीक। ए पर संपीड़न मतलब अधिकतम दबाव। अब मैं ग्राफ बना दूं इसका, अधिकतम दबाव की स्थिति है।
यहां पे सामान्य दाब, सी पर विरलन मतलब न्यूनतम दाब, डी पर फिर से सामान्य दाब। ऐसे अल्टरनेट इस तरह के पॉइंट्स बनेंगे, इन सबको जोड़ दोगे तो ग्राफ बन जाएगा। तो अभी सिर्फ ग्राफ के आधार पे मैं दबाव का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। वो ग्राफ ऐसा होगा। तो तरंग जा रही है तो हर पॉइंट पर दबाव बदल जाएगा, कहीं बढ़ जाएगा कहीं कम हो जाएगा, इस तरह का बदलाव होगा, ठीक। और आप इसकी इक्वेशन भी देख लो क्या है, माइनस कॉस थीटा का ग्राफ होना चाहिए। क्या ये माइनस कॉस थीटा का ग्राफ है? ठीक है, मतलब हम सही है। तो अब आप समझ गए जब भी ध्वनि तरंग चलती है तो संपीड़न और विरलन क्यों बनते हैं, क्योंकि कहीं पर कण इकट्ठे होते हैं और कहीं दूर जाते हैं, इस कारण से दबाव में बदलाव आता है, ठीक। तो ये स्थिति हो गई संपीड़न की, ये विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन, फिर संपीड़न, ठीक है। और ये स्थिति नियत नहीं है, तरंग इस तरफ जा रही है तो ये पैटर्न आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट होगा तो नीचे वाला पैटर्न भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो हर स्थान से संपीड़न और विरलन पास करेंगे। जब ध्वनि चलती है, जैसे यहां संपीड़न बना, आगे बढ़ गया संपीड़न, फिर विरलन आ गया, फिर संपीड़न आ गया, विरलन आ गया, तो वास्तव में वहां पर कणों का दबाव बढ़ रहा है और कम हो रहा है स्थिति में। ऐसे कण गति कर रहे हैं तो वहां का दबाव बढ़ता कम होते जाता है, और जो संपीड़न और विरलन है वो आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। उस पैटर्न के मूवमेंट को हम ध्वनि कहते हैं, ठीक। एक और चीज देखी जा सकती है, ए से लेकर ये जो बिंदु है ये एक वेव की यूनिट है, एक तरंग की एक इकाई है, इसकी लंबाई लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। यहां पर आपको कंप्रेशन मिल रहा है, यहां भी कंप्रेशन मिल रहा है, मतलब दो कंप्रेशन के बीच की दूरी लैम्डा होगी। ऐसे दो विरलन के बीच की दूरी भी लैम्डा के बराबर होगी। कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ठीक है। और दबाव, ये तो सामान्य दाब होगा पी नॉट, यहां पर दबाव हो जाएगा पी नॉट प्लस डेल्टा पीएम, यहां होगा पी नॉट माइनस डेल्टा पीएम। सामान्य दाब से फ्लक्चुएशन चल रहा है, जब भी ध्वनि चलती है वहां पर दबाव का फ्लक्चुएशन होगा।